हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस पर। मेरी आंखों के सामने उस पिंजरे की सलाखें थी और इन सलाखों के पार खड़े सारे गांव वाले जो मुझे देख तो रहे थे पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा था। मुझे उस वक्त सिर्फ मेरे पति की याद आ रही थी। शायद वही मुझे बचा सकता था, पर मैं जानती थी कि उसने कुछ दिनों तक इस गांव का रुख नहीं करना था। शायद उसे तब पता चलता जब बहुत देर हो जाती। सरपंच बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने इशारा किया और कहा कि डाल दो इन दोनों को पिंजरे के अंदर, इस पिंजरे के अंदर जहाँ ये लड़की बैठी है, और दरवाज़ा मजबूती से बंद कर दो और तमाशा पूरा गांव देखेगा। कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं, तमाशा देखकर ही जाएगा। अगर कोई गया तो उसको भी सज़ा दिख जाएगी। सबको पता चल जाना चाहिए कि सरपंच राजेश से जो पंगा लेता है वो उसके साथ क्या करता है। आज ये तमाशा पूरा गांव देखेगा। वो दोनों पिंजरे के अंदर भेज दिए गए। इस पिंजरे के अंदर जहां मैं पहले से ही मौजूद थी, उनकी भूखी नज़रें मुझे देख रही थी। वो जैसे ही मेरी तरफ बढ़े, वहां पर एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सारे गांव वाले अपने घुटनों पर गिर गए और हाथ जोड़कर रोने लगे, क्योंकि जैसे ही वो दोनों मेरी तरफ बढ़े थे। मेरा नाम अनीता है और मैं हमेशा से ही पढ़ने की शौकीन थी, लेकिन मुझे कभी भी मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, ये नहीं बताया कि हाँ तू भी कुछ कर सकती है। बस यही बताया कि तेरा काम है छोटे भाई बहन को संभालना और इसके बाद तेरी शादी हो जाएगी। मेरे घर में मेरे लिए बिल्कुल एक नर्क था। वहाँ पर मेरी हैसियत नौकरानी की थी। मैं छोटे भाई बहन को संभालती। मुझे वो ठीक से खाना भी खाने नहीं देते थे। फिर जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मुझे लगा कि मैं एक नरक छोड़ के दूसरे नरक में जा रही हूँ, और बात भी ऐसी ही थी। लेकिन वो मर्द जो मेरी ज़िंदगी में आया वो ऐसा नहीं था। जब मैंने शादी की रात उसका रवैया अपने साथ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे ज़ख्मों पर किसी ने मरहम रख दिया हो। आयुष बहुत ही अच्छा आदमी था। मैं उससे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जब भी वो कमरे में आया तो उसने कहा, इतना ज़्यादा क्यों डर रही हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी और अब मेरी शादी हो गई है और तुम्हें मेरा कोई भी एहसास होगा नहीं। तो वह हैरान रह गया। वह कहने लगा, 7 जन्मों का रिश्ता है हमारा, अगर मैं तुम्हारा एहसास नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैंने कहा कि क्या बात है, आप ऐसा सोचते हैं? तो उसने कहा, और क्या, पत्नी तो एक आदमी का साया होती है। अपने साये से कोई दुश्मनी थोड़ी पालता है। मुझे पता है तेरी पसंद की शादी नहीं हुई, मेरी भी तो नहीं हुई, लेकिन ये कहा लिखा है कि हम इस शादी को मोहब्बत की शादी नहीं बना सकते। क्या हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर अचानक से ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पता नहीं खुशी के आंसू थे या मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई थी। मुझे तो लगा था कि ये भी गांव के बाकी लोगों की तरह होगा। इसकी अपनी कोई सोच नहीं होगी, दिमाग बंद होगा, बस वही करेगा जो सब करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक लगन थी। ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, जैसे हर लड़की को चाहिए होता है। बस मसला ये था कि वो गरीब था। उसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी गरीब नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा नाम अनीता है और लोग मुझे प्यार से अनी भी कहते थे। ये नाम मेरी माँ ने रखा था क्योंकि मुझे उसे ये नाम बहुत ही पसंद था। आयुष मुझे प्यार से अनी कहता था। उसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी यहाँ पर नहीं रखूँगा, तुम्हें शहर लेके जाऊँगा, क्योंकि जब शहर बदलना होता है तो पहले वहाँ पर कोई रोज़गार पक्का करना होता है, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ से तुझे पैसे नहीं भेज पाऊँगा। बस तू मेरे घर वालों की सेवा ये सोच कर करना कि तुम्हें ये सारी ज़िंदगी नहीं करनी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था। सोच लिया था कि आखिर सांस तक मेरी सारी वफ़ा सिर्फ उसकी है। हम दोनों एक साथ तो खुश थे, लेकिन हालात हमें खुश रहने नहीं देते थे, क्योंकि उसके घर में भी मेरे घर की तरह कुछ भी नहीं था। वो अकेला कमाने वाला और सारे खाने वाले, और फिर भी वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात करता था। ये भी बहुत बड़ी बात थी। उसकी सारी हरकतें ही ऐसी थी जिन पर मैं प्यार भी आता था, गुस्सा भी नहीं आता था। तो मैं उसके लिए ही सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मैंने सोचा था कि वे भी मेरे बाबूजी जैसा मर्द होगा जिसे अपनी पत्नी की कोई चिंता नहीं होगी
और बस अपनी ज़िंदगी गुजार के साइड पर हो जाएगा। मेरा बाप बुरा बाप नहीं था, लेकिन मेरा बाप मेरा पति ज़रूर था। इस बात पर मैं ये नहीं कहती थी कि मेरा बाप है तो बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा पिता हो वो अच्छा पति भी हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो अच्छा पति हो वह अच्छा पिता भी हो। उसके घर वालों का काम करती थी, लेकिन मेरे अपने पास 1 रुपया नहीं होता था, क्योंकि उसने भी कहा था कि वो मुझे वहाँ से पैसे नहीं भेज पाएगा। और भगवान ने मुझे बहुत ही जल्द औलाद भी दे दी थी, और मेरे यहाँ 2 बच्चे पैदा हो गए थे, 1 बेटा और 1 बेटी। मेरी सास अच्छी थी, जब मैं घर पे काम करती थी तो वे बच्चों को पकड़ लेती थी, लेकिन अब बच्चों के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था और मैं बड़ी परेशान रहती थी। मैंने अपनी एक बहन को अपने घर बुला लिया और कहा कि बस तुम्हें रात को बच्चों के पास रहना है और मुझे एक काम है। उसने कहा कि आपको क्या काम है? मुझे काम मिल गया था। काम ऐसा था कि ये काम मुझे हवेली से मिला था। हवेली का जो मालिक था उसका नाम सरपंच राजेश था। वह बड़ा ही जालिम किस्म का आदमी था। अगर कोई भी नौकर उसके सामने कोई बदतमीज़ी करता तो वह उसे सज़ा देता था। वह सज़ा देने के कानून पे अमल करता था। ऐसा लगता था कि उसको सज़ा देने की बीमारी है। ज़रा सी कोई हरकत करता तो वह सज़ा देने पर आ जाता। ऐसा भी नहीं था कि उसने हर दूसरे आदमी को सज़ा दी हो, क्योंकि कोई गलती करता ही नहीं था, इस डर से भी नहीं कहीं सज़ा न मिल जाए। लेकिन जो गलती करता था उसकी खैर नहीं होती थी। उसकी पत्नी के यहाँ भी औलाद हो चुकी थी, लेकिन वो बच्चों को किसी ऐसी औरत के हवाले करना चाहती थी जो ना सिर्फ उसे रात में संभाले बल्कि उसके पेट भी भर सके। और ऐसी औरत तो मैं ही थी, क्योंकि अभी अभी मेरे बच्चे भी इस दुनिया में आए थे। उसने कहा कि तेरे बच्चों की खुराक का ज़िम्मा मेरा और मेरे बच्चे की खुराक का ज़िम्मा तेरा है, क्योंकि बच्चे के लिए कुदरती दूध से बेहतर और कोई भी कुछ नहीं होता। मैंने बात मान ली थी। वो मुझे अच्छे पैसे देने लगी। अब मेरा काम वहाँ पे रात का होता था और मैं ये बात अपने ससुराल वालों को बताती तो कभी भी ना मानते, और अगर अपने पति को बताती वो भी कभी ना मानता। मैंने ये सब अपने बच्चों के लिए किया था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ अपनी बहन को बताया। वो मेरे साथ रहने लगी, क्योंकि अब मेरे बाद उसका भी अपने घर में मेरे जैसा ही हाल था, इसलिए वो फ़ौरन मान गई। जिस आदमी से आप प्यार करते हैं उससे झूठ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपने पति से बहुत ही प्रेम करती थी, इसलिए मुझे उससे झूठ बोलना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे बताती तो वे कभी नहीं मानता, और ये सब कुछ ना उसके लिए भी तो कर रही थी। मैं कैसे कहती कि बच्चों के बहुत ही खर्चे हैं, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर उसके पास नहीं होते तो वो क्या करता? इससे बेहतर तो ये था कि खुद ही हाथ पैर मार के कुछ पैसे कमा लेती। एक और बहन भी अब तक जवान हो गई थी। वे घर भी संभाल लेती थी। वे रात को मेरे बच्चों को संभाल लेती और मैं अपने काम पर चली जाती, और सुबह सुबह जब दूसरी नौकरानी आ जाती तो बच्चा उसके हवाले करके मैं आ जाती। मुझे ये सब बहुत ही छुपा छुपा के करना पड़ता था। डर भी लगता था कि पति को पता चल गया तो क्या सोचेगा। शायद मुझे कोई ऐसी बात भी कह दे जिस पर मैं तो सारी ज़िंदगी ही पछताती रहूं, लेकिन क्या कर सकती थी? अपने बच्चों के लिए करना पड़ता था। बच्चे सिर्फ दूध भी पी के तो बड़े नहीं होते। बच्चों की और भी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो मुझे ही पूरी करनी थी। मेरा पति आता था तो कभी थोड़े बहुत पैसे दे जाता था, लेकिन उन पैसों से गुजारा नहीं होता था। खैर, मुझे क्या पता था कि इस हवेली में मेरे साथ क्या होने वाला है। और एक दिन रात को बच्चा तो सो रहा था, लेकिन मुझे प्यास लगी और मेरे कमरे में पानी रखना शायद कोई भूल गया था। मालकिन भी ये काम चुपके चुपके कर रही थी, क्योंकि वे भी किसी को बताना नहीं चाहती थी कि उसे अपनी नींद बड़ी प्यारी है। अगर वे बच्चे को सारी रात संभालती तो वो सो नहीं पाती। बच्चा मेरे हवाले करके खुद वे सुकून से सो जाती थी। और उसने मुझे कहा था कि तुमने बाहर नहीं निकलना, तुम्हारी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वे कमरे में रख देगी, पानी खाना सब कुछ। आगे तो मैं बाहर न जाऊँ, और इसलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी उठकर आ भी जाती थी, और दूसरी नौकरानी बच्चे को संभाल लेती थी। इसमें कुछ बुरा नहीं था कि एक बार रात को आराम करना चाहती थी और फिर वे बच्चे को देना तो नहीं छोड़ रही थी। लेकिन ये बात अगर सरपंच को पता चल जाती तो शायद वे बहुत ही गुस्सा करता। तो मैं हवेली से निकल पड़ी। पानी तो मुझे कहीं से भी मिल जाता, मैं पी लेती। अगर कोई टूटी हुई नज़र आती तो मैं उसको भी मुंह लगाकर पी लेती। लेकिन मुझे किचन नहीं मिल रहा था, क्योंकि हवेली बहुत ही बड़ी थी
और मेरा किचन से कभी कोई काम ही नहीं रहा था। मैं आसपास देखने लगी, अंधेरा भी था। जब मैं किसी से टकरा गई, मैंने सामने देखा तो वे कोई और नहीं बल्कि सरपंच था। वे बिल्कुल अपने नाम की तरह था, हज़ारों आशिक रखने वाला। उसकी उम्र शायद 35 साल हो गई थी, लेकिन हुलिया उसने ऐसा बना रखा था कि वे 40 साल का लग रहा है। और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी, लंबा कद था। उसने कंधों पर चादर डाल रखी थी और सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। ऐसा लगता था कि जैसे किसी दावत से आ रहा था। मैंने सर झुका लिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा सरपंच साहब, मुझे प्यास लगी थी। उसने मुझे सिर से लेकर पाँव तक देखा और कहा कि तू कौन है? सोनी। उसने मुझे सोनी कहा, यानी कि खूबसूरत लड़की। पर कुछ लोगों की आदत भी होती है, किसी को भी इस तरह से बुला लेते हैं। मैंने कहा कि जी, मैं आपके बेटे की मुँह बोई माँ हूँ। कहने लगा कि मुँह बोई माँ मतलब? अब मैं उसे क्या कहती कि मैं आपके बच्चे को दूध पिलाती हूँ? मैं मुंह से ये शब्द नहीं निकालना चाहती थी, इसलिए मैंने कह दिया कि मुँह बोई माँ। हमारे गांव में अगर कोई औरत किसी दूसरे बच्चे को दूध पिलाती थी तो कहते थे कि उसकी मुँह बोई माँ है। और ये बात इतनी मशहूर थी कि इस शब्द को सुनकर कोई भी समझ जाता था कि किस बारे में बात हो रही है। इस बात पर वे हंसने लगा। पता नहीं वे क्यों हंस रहा था, शायद उसे भी इस बारे में नहीं पता था। ये मुझे नहीं बताना चाहिए था, फिर भी क्या बताती कि मैं कौन हूँ। उसने कहा कि नाम क्या है तेरा? मैंने कहा कि मेरा नाम अनीता है। जब मैं किसी को अपना नाम बताती तो मुझे शर्म आ जाती थी, क्योंकि मेरा नाम एक हीरोइन से प्रभावित होकर रखा गया था। इस बात पर भी वो हंसने लगा। उसने कहा कि फिर तेरा हीरो कहाँ है? कोई हीरो ढूंढ के दिया है तेरे माँ बाप ने तुझे? मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि 2 बच्चे को पैदा करने के बाद भी मैं शक्ल से एक शादीशुदा औरत नहीं लगती। और मेरा छोटा बेटा तो अभी बहुत ही छोटा था, अभी अभी उसने दूध पीना छोड़ा था, तभी तो मैं ये काम कर रही थी। क्या मैं उससे शक्ल से शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ नहीं लग रही थी? वैसे मैं थी बहुत ही खूबसूरत। मैंने कहा कि जी, मेरा हीरो, मेरा मतलब है मेरा पति है, शहर में काम करता है, आयुष नाम है उसका। उसने कहा है कि आयुष काली का बेटा है। अच्छा, तो तू आयुष की पत्नी है? मैंने कहा कि जी। वे मुझे बताने लगा कि किचन उस तरफ है। मैं उस तरफ चली गई। मैंने जल्दी जल्दी पानी पिया और वापस कमरे में आ गई। पता नहीं क्यों मुझे उसकी नज़रों से बहुत ही डर लग रहा था। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। जब महीने का अंत हुआ तो मेरी मालकिन ने मुझे मेरी पगार भी दे दी थी, बल्कि और कुछ कपड़े और पैसे एक्स्ट्रा भी दे दिए थे। मालकिन ने ये बात नहीं की कि तुम मेरे पति को ये बात बता दी है, तो मैंने भी जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उन्हें ये बात बतानी थी या नहीं। मैंने अपनी बहन को भी कुछ पैसे दिए और एक जोड़ा भी दिया। वे भी खुश हो गई। मेरी सास को शक पड़ गया। जब मेरा पति आया तो उसने शिकायत लगा दी। मैंने कहा कि मेरी माँ मुझे ये सब क्या क्या बता रही है। इतने भी गिरे पड़े लोग नहीं हैं जो तुम सरपंच के यहाँ नौकरी करो। पर मेरे पति में एक बात अच्छी थी कि मैं उसे जो कहती थी वे मान लेता था। आजकल अपना पति भी हो तो बात नहीं मानता, लेकिन ये सारी बात भरोसे और मन की होती है। और जो उसे कहती थी वे मान लेता था। कभी मुझसे सबूत नहीं मांगता था। ये भी नहीं कहता था कि तुम्हें इस बात पर विश्वास है जो तुम कह रही हो। जो मैं बोलती थी वे फ़ौरन मान लेता था। एक दिन हम साथ बैठे थे तो कहने लगा कि मैं तेरे लिए बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाऊंगा शहर में, और वहाँ पर बहुत सारे पौधे भी लगाऊंगा ताकि हम शहर में रहे, लेकिन हमारा गांव भी हमारी आंखों के सामने महसूस हो। तुझे क्या पसंद है? मैंने कहा कि मुझे छोटे छोटे कुत्ते बहुत पसंद है। वे कहने लगा कि कुत्ते? मैंने कहा कि हाँ, पहले तो जब मैं छोटी होती थी ना, तो कहीं भी मुझे कोई कुत्ता नज़र आता था तो मैं उसे गोद में उठा लेती थी, लेकिन अब तो वक्त ही नहीं है कि जब तुम मेरे लिए घर बनाओगे तो मुझे एक अच्छा सा कुत्ता भी रख के दोगे ना। वे बहुत ही रखवाली भी करेगा और घर की रखवाली भी करेगा और मैं उसका ख्याल भी रखूँगी। मेरा पति कहने लगा, अब तू बड़ी हो गई है, तू बच्चों की माँ है, तू बच्चों को ही संभाल। बस ये तो उन लोगों के चोचले होते हैं जिनकी औलादें नहीं होती, कि फिर जानवरों से ही दिल लगा लेते हैं। तुमने सरपंच साहब को नहीं देखा? उसकी शादी कब हुई थी? जब हम छोटे छोटे थे, और अब कहीं जाकर उसे भगवान ने एक बेटा दिया है, तभी तो उसने इस तरह के शौक़ पाल रखे हैं।
मेरा पति कहने लगा, वैसे तूने ये अच्छा किया कि अपनी छोटी बहन को बुला लिया। तुम तो दिन भर घर के काम करके थक जाती होगी, कम से कम रात को तो थोड़ा वक्त मिल जाता होगा। हम दोनों बाहर सो रहे थे और मेरी बहन अंदर कमरे में बच्चों को साथ थी। मैंने कहा कि हाँ, इसीलिए तो मैंने उसे बुलाया है। माफ़ कीजिएगा, आपसे तो पूछा ही नहीं मैंने। उसने कहा कि ऐसी बातें पूछने की ज़रूरत नहीं होती और बच्चों के लिए तुम्हें जो बेहतर लगे तुम वे कर सकती हो। मैं ये सोचने लगी तो बच्चों के लिए तो मैंने इतना बड़ा फ़ैसला किया है, लेकिन आपको नहीं बताया क्योंकि रात को घर से बाहर जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इस गांव में मर्दों के दिमाग में बस एक ही बात रहती थी, अगर कोई औरत पूरी रात घर से बाहर गुजारती तो उसे गलत समझा जाता था। बेशक उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी भी होती है, लेकिन उसका पति उसे कहता कि पूरा रात गुजर गया, उससे पूछो किसके साथ रात गुजार रही है, मैं तो इसे अपने साथ नहीं रखूँगा। यहाँ के मर्दों की यही आदत होती थी। लेकिन ऐसे में अपने पति से ये बात छुपाना मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक काम था। लेकिन मैं यहाँ ये नया करती तो और क्या करती। मेरे पति की तरफ देखा तो कहने लगा, क्या देख रही है पागल। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में एक अंगूठी पहना दी, वैसे ही अंगूठी जैसे मर्द पहनते थे और बाज़ारों में 100-200 से मिल जाती है। वे कहने लगा कि ये तूने कहाँ से ली है। मैंने कहा कि मैंने आपके लिए ख़रीदी है। तो वो कहने लगा कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने कहा कि बस थोड़े थोड़े करके जमा किए। आपका अंगूठियाँ पहनने का शौक़ है ना, आपके हाथ भी कितने खूबसूरत है। मर्दों के हाथों में ऐसी अंगूठी अच्छी लगती है, लेकिन आप अपने ऊपर 1 रुपया भी नहीं लगाते। उसने अंगूठी की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा तो कहने लगा, हाँ, गरीब आदमी खुद पर 1 रुपया लगाने से पहले 100 बार सोचता है, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल तेरी तरह। और ये सिर्फ़ अंगूठी ही नहीं, ये तो तेरा प्यार है। जो पैसे मैं तुझे देता इस्तेमाल के लिए, वो तूने पैसे भी तो नहीं मुझ पर लगा दिए, लेकिन अब मैं इसे हमेशा अपने पास रखूँगा, अपने दिल से लगा कर। जब मैंने अपने पति की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और ऐसी ज़िंदगी किसी और की हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा पति एक एहसास करने वाला आदमी था। मैंने कहा कि मैंने जो भी तकलीफ़ें सही है, आप मुझे उनके सिला में मिले हैं। वे इस बात पर हंस दिए। उसने कहा कि अब भी मेरे साथ तुम्हें बड़ी तकलीफ़ें सहनी हैं, और मैंने कहा कि अगर आप साथ हैं तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। हर इम्तिहान से गुज़र जाऊगी, कुछ भी करूँगी, लेकिन आपके साथ रहूँगी। आपके साथ मैं खुश हूँ। हमारी ज़िंदगी एक तरह से देखा जाए तो ठीक चल रही थी कि मुझे उम्मीद थी कि मेरे पति को अच्छी नौकरी मिल जाएगी और हम शहर शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे और मेरे हाथ में नौकरी भी थी। मैं कुछ पैसे भी जमा कर रही थी, जिनके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया था। पर मुझे ये नहीं पता था कि जैसे ही इंसान को ये लगने लगता है कि सब कुछ ठीक है, वैसे ही उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो जाता है। क्योंकि जब वह रात मेरी ज़िंदगी में आई तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी रात थी। आज मेरी सास को मुझ पर शक हो गया था। उसने कहा कि तू रात को कहाँ होती है। तो मैंने कहा कि घर में कमरे में ही होती हूँ। और कहाँ होती हूँ। वो कहने लगी कि जब मैं आई तो तू कमरे में नहीं थी। मैंने कहा कि मैं आप उस वक्त आई होगी जैसे ही उसने मुझे बताया। मैंने फ़ौरन कह दिया कि हाँ, उस वक्त तो मैं बाथरूम में गई थी, लेकिन उसे मुझ पर शक हो गया था। वैसे तो वे बहुत अच्छी थी, अगर मैं उसे ये सारी बात बता देती तो शायद वे मेरी बात को समझ भी लेती, लेकिन फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मामला ऐसा था। वैसे भी सरपंचों के घर में कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं होता था, चाहे वे कितना भी भूख से मरा हो, या वे कहते हैं कि कहीं से जहर ले के खा लेना, लेकिन सरपंच के भी नौकरी मत करना, उससे कोई एहसान भी नहीं लेना। लेकिन मेरा मामला सरपंच के साथ नहीं, उसकी पत्नी के साथ था। और उसकी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, लोगों की मदद करती थी। जितनी तनख्वाह उसने मेरी रखी थी वे मुझे उससे ज़्यादा ही देती थी। वे तो कहती थी कि मुँह बोली माँ का तो बड़ा हैसियत होता है। लेकिन हाँ, ये सब मैंने अपने आराम और सुख के लिए किया है। अगर किसी को पता चल गया तो शायद वे लोग मुझे भी बातें सुनाएंगे कि पता नहीं किस औरत के हवाले अपनी औलाद करके मैं सो जाती हूँ। लेकिन मुझे तुम पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है, बस तुम कभी मेरा भरोसा ना तोड़ना। मैंने कहा, मैं कौन होती हूँ आपका भरोसा तोड़ने वाली। आपके दम से तो मेरे बच्चों का पेट भरता है, वरना मैं इन दोनों बच्चों के एक साथ पालने की हिम्मत नहीं रखती। और ऐसे ही था, मैं कैसे इन बच्चों का खाना पूरा करती।
2 बच्चों को एक साथ पालना कोई मजाक नहीं होता। आजकल तो एक बच्चे को पालना ही बड़ा मुश्किल है। मैं दरवाज़े को अंदर से बंद नहीं करती थी क्योंकि मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। इस तरफ कोई भी नहीं आता था। ये कमरा मुझे बीबी जी ने खुद दिया था। उनके कमरे के साथ ही था। बच्चा रात को रोता था लेकिन उनको पता होता था कि मैं संभाल ही लूँगी, इसलिए वे कभी भी उठ के नहीं आती थी। लेकिन आज मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। मैं हैरान हुई कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैंने फ़ौरन अपने आप को संभाला और जैसे ही देखने के लिए आगे बढ़ी तो दरवाज़ा खुद खुल गया और वे शख्स अंदर दाखिल हो गया। वे कोई और नहीं बल्कि सरपंच ही था। कहने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तू इस कमरे में होती है। अरे मेरा बेटा भी तेरे पास है। कैसा है मेरा बेटा? उसने अपना बच्चा उठा लिया और उसे प्यार करने लगा। वे कमरे के अंदर खड़ा था और मेरा उस वक्त कमरे के अंदर एक गैर आदमी के साथ यूँ खड़ा होना बड़ी ही अजीब सी बात थी। हालांकि दरवाज़ा भी खुला हुआ था लेकिन रात के 2 बज रहे थे। बच्चा तो सो चुका था। उसने बच्चे को एक साइड पर रख दिया और कहा कि मजबूरी में करती है ना ये सब तू। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तू कभी मेरी तरफ भी ज़रा नज़र कर ले। जब उसने ये बात की तो मैंने समझा कि ये वे क्या कहना चाहता है, क्योंकि एक मर्द की नियत औरत 1 सेकंड में समझ जाती है। मैंने कहा, सरपंच साहब मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। हम मजबूर ज़रूर हैं लेकिन अपनी इज्जत का सौदा करने वाले नहीं। मैंने पहले ही अपना इनकार उसके सामने रख दिया था तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम मुझे इनकार कर रही हो? अरे लोग तरसते हैं ऐसे मौके के लिए। मैंने कहा, हाँ मैं आपको इनकार कर रही हूँ। अब आप यहाँ से चले जाए, नहीं तो मैं आपकी पत्नी को बुला लूँगी। उन्होंने मुझे बाहर की कोई बैल दे रखी थी और कहा था कि अगर बच्चा ज़्यादा तंग करे तो बस एक दफ़ा बैल बजा देना और वह फ़ौरन आ जाएगी। मैंने उस बैल को ऊपर हाथ रखा, यानी कि उस बैल में और मेरे हाथ में बस 2 इंच का ही फासला था। मैं अगर एक झटके से बैल बजा देती तो उसकी पत्नी ज़रूर जाग जाती और 2-4 मिनट में आ जाती। अब वह थोड़ा सा डर गया और ना सिर्फ डर गया बल्कि ज़ख्मी शेर बन चुका था, क्योंकि उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था। शायद उसके साथ ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। क्या समझता था वे मुझे? मैं कोई आम औरत थी, बहुत ही मासूम थी, मजबूर थी। ऐसी बात नहीं थी कि जो असली औरत होती है ना वे मजबूर भी हो फिर भी वे शेरनी होती है, और मैं अपने लिए शेरनी थी। मैं यहाँ पर अपनी इज्जत का सौदा करने नहीं आई थी, अपने बच्चे का अच्छी ज़िंदगी के लिए आई थी। मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी, तो फिर मुझे किसी से भी डरने की क्या ज़रूरत थी। वे वहाँ से उल्टे कदम बाहर निकल गया, लेकिन साफ पता चल रहा था कि कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। सुबह हुई तो शोर बढ़ चुका था। पूरे गांव में शोर था कि सरपंच के घर से उसकी पत्नी का 9 लाख हार चोरी हो गया है और अब वे सब लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद सरपंच के आदमी मेरे घर तक आ गए। उन्होंने कहा कि ये हार तूने चोरी किया है, क्योंकि रात के टाइम तुझे हवेली में घूमते हुए देखा गया था। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और मेरे घर वाले भी, ये रात के टाइम हवेली में क्यों जाएगी, ये तो घर में होती है। लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं ये तो वहाँ पे काम करती है, तो मैं अपने ससुराल वालों के सामने शर्मिंदा हो गई। मेरे पति को इस हफ्ते में नहीं आना था। अगर वे घर पर होता तो और भी तूफ़ान आ जाता, लेकिन तूफ़ान तो अब भी आ गया था। वे लोग हैरान रह गए। मेरी बहन ने भी सब कुछ बता दिया। मैंने भी कहा कि मजबूर मैं कर रही थी और वे लोग मुझे पकड़ के ले गए क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम था। सरपंच ने कहा कि इसने हार चोरी किया है और पता नहीं कहाँ छुपा रखा है। अब तो इसे सज़ा दी जाएगी, या तो ये बता दे कि हार कहाँ है। मैंने कहा मैंने कोई हार चोरी नहीं किया है। उसने कहा कि मैंने खुद देखा है इसे रातों को हवेली में फिरते हुए, इसलिए हार चोरी तुमने किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है और जब मैं खुद गवाही दे रहा हूँ तो किसी की गवाही की क्या ज़रूरत है। पूरा गांव उससे डरता था। वे जो कहता था वे मानते थे, इसलिए कोई भी नहीं बोल रहा था। उसने मुझे एक बड़े से पिंजरे में बंद करवा दिया और कहा कि जितना बड़ा तेरा गुनाह है उतनी बड़ी ही सज़ा दी जाएगी। मैं तुझे कुत्तों के साथ बांध दूंगा। सरपंच ने बहुत सारे जंगली कुत्ते रखे हुए थे जो देखने में ही बड़े खौफनाक थे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे पिंजरे के अंदर बांध दिया गया और पिंजरा इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ 8 लोग भी आ सकते थे। सारा गांव वहां पर इकट्ठा हो गया। सरपंच ने मेरा तमाशा बना दिया था।
उसकी पत्नी भी बेबस हो चुकी थी। वे भला क्या करती? मर्दों के सामने तो औरतों को वैसे भी नहीं चलती, चाहे वे सरपंच की पत्नी हो या किसी गरीब आदमी की। मैं लोगों से मदद मांगने लगी, मुझे बचाओ, मुझे छुड़ाओ, लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था। वे लोग वैसे ही सरपंच से डरते थे, वे पहले भी इस तरह के सजाएं दे चुका था। ये पिंजरा भी उसने इसीलिए बनवाया हुआ था। वे कुत्तों को मुझे भूखी नज़रों से देख रहे थे। अभी तो उनकी रस्सी एक आदमी के हाथ में थी, बस सरपंच का एक इशारा था और मेरे साथ न जाने क्या होने वाला था। मुझे मेरे बच्चों का ख्याल आ रहा था कि उनका क्या होगा, और मुझे मेरे पति की याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर वे आ जाए तो मुझे आकर बचा ले, लेकिन उसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी और हम में से किसी के पास फ़ोन भी नहीं था कि उसे खबर पहुंचाई जा सके। हम लोग तो इतने गरीब थे कि एक छोटा सा बटन वाला फ़ोन भी हमारे घर में नहीं था। कुछ लोग कहने लगे कि सरपंच साहब रहम करे, लड़की है। उसने कहा, लड़की है तो क्या हुआ? ये लड़की नहीं, ये चोर है, इसने चोरी की है। मेरी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा था। वे मुझे चोरी की सज़ा नहीं दे रहे थे, बल्कि वे मुझे इनकार की सज़ा दे रहा था। वे बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने उन कुत्तों को अंदर छोड़ दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। लोगों को कहा, यह मंज़र सब देख कर जाना है, कोई भी इस मंज़र को बिना देखे ना जाए। रात का वक्त था, सुबह होने में कुछ ही पल बाकी थे। जब वो कुत्ते अंदर आए, मैं बहुत डर गई थी। वे धीरे धीरे मेरे करीब आ रहे थे। वे तो जानवर थे, जानवर क्या करता है, इंसान को तकलीफ़ ही पहुंचा सकता है ना। मेरे साथ भी यही होने वाला था, पर यह नहीं पता था कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये कुत्ते बहुत ही खुकार थे, शायद दोनों ही जर्मन शेफर थे। इस तरह के लोग अक्सर जर्मन शेफर कुत्ता ही रखते हैं, जो अपने मालिक का तो बड़ा वफादार होता है, लेकिन जो उसके मालिक का दुश्मन होता है उसे सही सबक सिखाता है। लेकिन इस कुत्ते की याददाश्त भी बड़ी तेज़ होती है। ये अपने मालिक और ऐसे इंसान को पहचान लेता है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे ही वे मेरे पास आए, अचानक उनके चेहरे के आसार बदल गए। वे दुम हिलाने लगे और दुम हिलाते हिलाते मेरे कदमों में बैठ गए। सब लोग ये मंजर देखकर हैरान रह गए। ये तो जैसे कोई चमत्कार ही हो गया था। ये कुत्ते जिन्होंने मुझ पर हमला करने का हुक्म मिला था, और ये वाला कुत्ता हुक्म का इतना गुलाम होता है कि जब इसे हुक्म मिल जाता तो ये तुरंत अमल करता, 1 मिनट की भी देरी नहीं करता। इसे अपने मालिक से बड़ा प्यार होता है और ये उसकी हर बात मानता है। पर मेरे सामने ऐसे क्यों बैठ गए जैसे मैं ही उनकी मालिक हूँ? तब मैंने एक कुत्ते को गौर से देखा जिसके हाथ में एक काला निशान था। उसका हाथ ब्राउन रंग का था, लेकिन उस पर एक काला निशान था। मैं पहचान गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं घुटनों के बल ज़मीन पर गिर गई और चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे वह मंजर याद आ गया जब मैं तकरीबन 10 साल की थी और एक दिन मुझे ये दोनों कुत्ते एक पुल के नीचे फंसे हुए मिले थे। बारिश हो रही थी और ये वहाँ पर बैठे हुए थे। सर्दियों की बारिश थी और मैंने इन्हें अपने दुपट्टे में छुपा लिया था और सूखी जगह पर ले आई थी। मैं इन्हें प्यार कर रही थी और देख रही थी। ये मेरे साथ खेलने लगे थे। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया जो मुझे किसी का नौकर ही लग रहा था। उसने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये हमारे कुत्ते हैं, पता है ये लाखों के हैं। मैंने कहा, मैं कौन सा चुरा रही हूँ अंकल, ये तो मुझे भीगे हुए मिले थे, मैं तो इनका ख्याल कर रही हूँ। और उसने कहा, हाँ बस ये दो मुझे, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। शायद उसके हाथ से ही वो कुत्ते भाग गए थे, लेकिन मैंने इनका ख्याल किया और फिर मैं इस बात को भूल भी गई। लेकिन ये कुत्ते मुझे नहीं भूले। इन्हें याद था कि मैंने एक दिन उनकी मदद की थी और आज ये मुझ पर हमला कैसे कर सकते थे। कभी कभी जानवर इंसान से भी ज़्यादा इंसान को याद रखने वाला होता है और इंसान एहसान फरामोश होता है। वे मुझे पहचान गए और मैंने इन दोनों के सर पर हाथ रखा और वे सुकून से बैठ गए और सुबह की रोशनी भी होने लगी थी। सरपंच भी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। बार बार वो कुत्तों को कहने लगा, हमला करो, लेकिन वो तो जैसे सुन ही नहीं रहे थे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वे वहाँ से चला गया। गांव वालों ने मुझे पिंजरे से निकाला और थोड़ी देर के बाद मैंने पलट कर देखा तो मेरा पति भी वहीं पर खड़ा था, जो भागता हुआ वहाँ पर आया था। मैं फ़ौरन जाकर उसके गले लग गई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया।
मैंने उससे माफ़ी मांगी। मैंने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही थी। उसने कहा तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो चले यहाँ से। इसके बाद 1 महीने के अंदर हम लोग शहर शिफ्ट हो गए। सरपंच की पत्नी आई थी घर पर माफ़ी मांगने के लिए। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था। उसने कहा मैं खुद बड़ी तंग हूँ, इसलिए तो किसी को बताया नहीं था कि तुम्हें नौकरी पर रखा है। ये तो किसी को भी नहीं छोड़ता है, इसकी नज़र तो हर औरत पर रहती है, तभी तो हमारे यहाँ कोई काम भी नहीं करता। और मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ है मैं इसका भरपाई तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मालकिन ने मेरे बच्चे के लिए काफ़ी सारे पैसे दिए थे और हम लोग शहर शिफ्ट हो गए थे। मेरे पति ने अपने माँ बाप को कहा कि आप लोग गांव छोड़ दें, पर वे गांव छोड़ने को तैयार नहीं थे। तो मेरे पति ने कहा कि वे उनका महीने का खर्चा भेज दिया करेंगे। अब हम लोग शहर में रहते हैं। मेरे पति ने मुझे एक दफ़ा भी नहीं कहा कि तुमने गलत किया या तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। बस उसने मेरा साथ दिया। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आपको सिर्फ ऊपर वाले से डरना चाहिए, किसी जानवर से नहीं, किसी सरपंच से नहीं, और किसी ऐसे सरपंच से भी नहीं जो ताकत में आकर इंसान से जानवर ही बन जाए। क्योंकि अगर भगवान आपको बचाना चाहता है तो वह आपको किसी भी तरह बचा लेगा। मेरे साथ भी यही हुआ था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।